नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम एट स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज की वीडियो में हमारा मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मेरा अब तक का। ठीक है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं फॉर दिसंबर साइकिल। काफ़ी जनों की डिमांड थी, तो मेरे को लगता है ये मोस्ट अवेटेड, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर है। अच्छे से सारी यूनिट्स की हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या कह रहा है, लास्ट के साइकिल्स क्या कह रहे हैं, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करें तो ये रहा अपना सिलेबस है यूजीसी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने के बाद में आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में लेनी है। अगर नहीं ली तो आप, मेरे को लगता है आप अपना नेट खोदोगे, अपना जेआरएफ खोदोगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके इतना तो पता होगा आपको, पेपर 2 और एक पेपर 1 होता है आपका यूजीसी में। नेट का एग्जाम होता है, इसमें आपका एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको इतना पता है, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। किसके? आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट का सिलेबस एनवायरमेंटल साइंसेज का। इसमें आपकी है 10 यूनिट्स। एक टाइम ऐसा था जब इन 10 की 10 यूनिट्स का वेटेज इक्वल था, मतलब हर यूनिट से आपका 10-10 क्वेश्चन आते थे, इससे बन के आपका 100 क्वेश्चन हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, रिसेंट के 1-2 सालों से जब से ये थोड़ा पेपर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, वैसे हम देखते जा रहे हैं कि आपके यूनिट्स, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिनका वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम शुरू करें तो सबसे पहले आपका ये यूनिट्स है 1। यूनिट 1 का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें आपके बेसिक्स आते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज के। ठीक, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंसेज आपका एक इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हो आप। इसमें हर चीज़ है आपके आपके बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, देन इसमें हम कह सकते हैं जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, हर चीज़। ठीक है, इसीलिए इसका जो बेसिक्स बनता है वो इन सब सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन से बनता है। हर एक सब्जेक्ट से छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें लेके हमारे इस ईवीएस सब्जेक्ट को तैयार किया गया है। फिर सेकंड यूनिट है आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखिए। फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी आ गया, देन एनवायरमेंटल जियो साइंस आ गया। फिर एनर्जी एंड एनवायरमेंट। फिर आपका 6 यूनिट है आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल इनका। और पॉल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर हुआ, वाटर हुआ, नॉइज हुआ। ठीक है, देन सॉइल पॉल्यूशन हुआ। फिर आपका 7th यूनिट आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एनवायरमेंटल असेसमेंट है, जिसमें आपका ये आ जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट है, फिर उनका मैनेजमेंट, देन लेजिस्लेशन। इंडिया में कैसे लेजिस्लेशन काम करता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके लो कौन से, ये सारी चीज़ें। देन 9 यूनिट में आता है आपका स्टेटिस्टिकल अप्रोच और मॉडलिंग। ठीक है, इन ईवीएस। अब स्टेटिस्टिक्स, इसका भी लास्ट के जो साइकिल्स में ट्रेंड बढ़ा है, फिनोमेना। ठीक है, ये 9th यूनिट आपके अलग ही लेवल पर सवाल पूछता है इसका। आज तक इतने टफ क्वेश्चन स्टेट के कभी तक नहीं पूछे आज तक। ठीक है, यूजीसी ने। फिर लास्ट आपका यूनिट आता है कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज। अब इसमें इश्यूज आपके इंडिया से रिलेटेड और इंटरनेशनल स्टेज पर अलग अलग ना, क्या क्या एनवायरमेंटल के मुद्दे हैं। ठीक है, बर्निंग इश्यूज कौन कौन से हैं, करंट में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कलर को। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये कलर ब्लू टाइप का। तो अगर इस कलर से अगर डिनोट कर रखा है कोई सब्जेक्ट टॉपिक, ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आप देखना, इसको अच्छे से एनालाइज करना। ये चीज़ें सारी मैंने एनालाइज कर ली है, लेकिन मैं पहले फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्केल है एक टाइप से ये। हैप्पी रहो, सीखते रहो आप। ठीक है, ब्लू कलर है जो कि मार्च 2023 का जो आपका पेपर हुआ था, जो कि दिसंबर 2022 का साइकिल था, ये था पेपर। इसमें आपके दो कॉम्प्रीहेंशन आए थे। कौन कौन से आए थे? एक आया था आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एक आया था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर। फिर येलो कलर वाला जो डिनोट कर रहा है वो आपका जून 2023 वाला साइकिल कंडक्ट हुआ था, उसमें दो कॉम्प्रीहेंशन आए थे आपका, अगेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर एक आया था आपका स्टेटिस्टिक्स पर। देन फिर हम बात करें तो पिंक कलर का जो कलर कोड है, ठीक है, वो दिसंबर 2023 का साइकिल का जो पेपर हुआ था, वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आया था, इसमें एक कंप्रीहेंशन, एक आया था आपका स्टेट पर। अगेन स्टेटिस्टिक्स का देख लीजिए आप खुद। फिर अभी अपना जो रिसेंट पेपर हुआ था, उसमें आपका एक कॉम्प्रीहेंशन था इकोलॉजी पर और एक था आपका स्टेटिस्टिक्स पर। ठीक है, दो कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे कॉम्प्रीहेंशन आजकल बहुत अच्छे तरीके से पूछ रहा है यूजीसी, आपको ऊपर दे देता है कॉम्प्रीहेंशन बहुत सारा लिख के, बट जो नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं, बट उसमें से नहीं होते, उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, आपकी कंसेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है यूजीसी एनटीए, इसीलिए थोड़ा लेवल इन्होंने बढ़ा दिया। और कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन आपको बेसिक आइडिया दे सकता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते उस कॉम्प्रीहेंशन से। इसीलिए आपके सिलेबस में वो इन डेप्थ अगर पढ़ा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ऐसे ही आपका जो 18 जून को जो पेपर हुआ था,
जो कैंसिल हुआ था उसमें भी आपके एक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, एक था आपका स्टेटिस्टिक्स से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को लगता है शायद आप समझ गए होंगे। ये चीज ये चार जो मैंने बताए हैं पेपर्स, इनका कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या पूछे थे एनटीए ने। अब हम शुरू करते हैं। देखिए यूनिट वाइज जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं। देखिए दिसंबर का आपका पेपर मैं मान के चल रहा हूँ कि दिसंबर का जो साइकिल है वो आपका अराउंड मिड दिसंबर हम ले सकते हैं। दिसंबर मिड में लगभग आप 10 से लेकर के 20, ठीक है, 20 दिसंबर के बीच में अगर कंडक्ट होगा, ठीक है, अगर होगा तो इनके बीच में हो जाएगा, नहीं तो मे भी आपका डिले होकर पेपर दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में जा सकता है, लगभग आपका जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक तक जा सकता है। लेकिन हमको टारगेट यहाँ तक लेके चलना है कि 10 से 20 दिसंबर से पहले पहले आपका मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके यूनिट्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं कि एग्जाम में, ठीक है, और उनसे जो भी कंसेप्ट जनरेट हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। और इतना टाइम देखो, जिन बच्चों का अभी तक वैसे भी अभी रिजल्ट आया नहीं है, मे भी आज रात को आ जाएगा, ठीक है, और जिनको पता है कि मेरा नहीं होना है, ठीक है, उनको अगर क्लियर आइडिया है, आंसर की मैच कर लिए, उनको अगर लग रहा है कि उनका नेट ही हो रहा है, जेआरएफ चाहिए, या फिर नेट भी नहीं हो रहा है, तो वो अपने तैयारी में लग चुके होंगे बच्चे। अगर नहीं लगे हो तो लग जाओ टाइम से, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक एक दिन वेस्ट तो होता रहेगा, लेकिन फिर वो आपको एंड में रियलाइज होगा कि यार उस टाइम में थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मे भी आपकी 1 या 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती। इसमें कई यूनिट्स ऐसी है जो काफ़ी ईजी है, लेकिन आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का, तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ब्लू कलर है वो आपका मार्च से शो कर रहा है, येलो कलर से जो हाईलाइटेड है लाइनिंग्स वो आपका जून वाला जो 2023 का साइकिल था वो, फिर पिंक कलर से जो हाईलाइटेड है और पेन से लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन आए थे आपके दिसंबर वाले पैटर्न में पेपर में, और फिर रेड कलर से जो डिनोटेड है लाइन्स वो आपके 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें से। तो इस हिसाब से मैंने सिलेबस को काफ़ी, क्योंकि सबसे सच बताऊं तो इस क्लास को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी, ठीक है, पिछले 2 दिनों से मैं यही काम कर रहा था आपके लिए, तो आप अच्छे से देखना, ठीक है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट आती है आपकी फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, इसमें बेसिक्स थे एनवायरमेंटल साइंसेस के, जैसे कि मैंने बताया था। थोड़ा पेन बड़ा कर लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। इसमें सबसे पहले आता है आपके एटमोसफेयर, एटमोसफेयर है, फिर आता है आपका हाइड्रोस्फेयर। देखो एटमोसफेयर है तो एटमोसफेयर के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन टॉपिक्स को सुपरफिशियली देखना, नहीं, आपको पूरा इन डेप्थ पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि 2 सितंबर का जो पेपर था, अगर जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है या फिर दूसरा होगा उसका अटेम्प्ट, या फिर उसने नहीं दिया है सितंबर वाले अटेम्प्ट में नहीं बैठा था वो, तो एक बार है ना रिस्पॉन्स शीट किसी से मांग के, या फिर मैं खुद भेज दूंगा ग्रुप में टेलीग्राम वाले में, आप देखना पेपर का लेवल कहाँ से कहाँ जा चुका है, ठीक है। आजकल मजाक में क्वेश्चन नहीं आते हैं कि पेपर में, अच्छे से पढ़ोगे तभी रेस में बने रहोगे। एटलीस्ट आपका बेसिक्स होना चाहिए पूरा पकड़ में, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके बेसिक्स के वो होने चाहिए, तब आप अच्छे से पेपर को अप्रोच कर पाओगे, नहीं तो चीज़ें काफ़ी पीछे रह जाएगी। फिर हम बात करें तो आपका हाइड्रोस्फीयर है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, बेसिक टॉपिक है, सबको पता है, CUTPG वाला जो बंदा होता है वो भी पढ़ता है इसको ना अपने मास्टर के एंट्रेंस के लिए। लेकिन आजकल UGC में जो पेपर आ रहा है तो आपको इनको थोड़ा और डीपली पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पेपर। फिर हम बात करें तो फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी दिसंबर वाले पेपर में भी आपके क्वेश्चन पूछा था, जो सन पर जो स्पॉट्स होते हैं वो, ये चीज़ें हैं। फिर आपके CSIR नेट में इससे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है, जो भी सूरज जो अपना सन है, सन के चारों ओर की बाउंड्रीज, उनके जो गैलेक्सीज में जो पैटर्न्स हैं, सन का क्या इफेक्ट है सोलर सिस्टम में, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए एक बार आप फोटोस्फेयर को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो मैं जो बता रहा हूँ वो आपके CSIR और UGC दोनों को ध्यान में रखकर ही बता रहा हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ों में हेल्प हो। और इस चीज़ के बारे में बाद में और बात करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत रिपीट हुआ है अभी लास्ट के साइकिल्स में, तो ये आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। फिर हम मीटेरोलॉजी की और क्लाइमेटोलॉजी की एकदम बात करें तो आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उनकी स्केल्स, उनकी यूनिट्स क्या क्या है, मीटेरोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं। फिर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में आपके टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी आ गए, मिक्सिंग रेशियोज, एटमॉस्फेयर में उनकी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स ध्यान में रखना। देन फिर हम बात करें तो लेप्स रेट के टाइप्स को बताना है, ठीक है, ये पढ़ना आप
लेप्स के टाइप्स, एडियाबेटिक लेप्स क्या होता है, सेचुरेटेड लेप्स क्या होता है, फिर मोइस्ट है, ये ट्राई एडियाबेटिक लेप्स है, ये सारी कंसेप्ट। फिर आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर कोई रट लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, रटना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काम का है, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काम का होता है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ो, उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, अलग अलग चीज़ें, कौन कौन से गोल किस किस चीज़ों को अप्रोच करते हैं हमारे सोसाइटी में, अलग अलग टाइप से कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर अलग होता है, सोशल फैक्टर अलग होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर अलग होता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इसीलिए आपको थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, तो इसका बेसिक्स को क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से स्केल्स यूज करते हैं। फिर वेवलेंथ का रेंज, ठीक है, वेवलेंथ का रेंज आपके रिमोट सेंसिंग में कौन कौन सी वेवलेंथ है, किस किस चीज़ों के असेसमेंट के लिए अप्रोच की जाती है, तो इन वेवलेंथ की रेंजेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से सैटेलाइट्स और सेंसर का हेल्प करके हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, इसी में ही आपका इमेज इमेज प्रोसेसिंग, ये देखिए ये टॉपिक इमेज प्रोसेसिंग, इससे भी आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखा था, जिसमें आपका आता है एक ट्रायंगल आता है, जिसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर दिया होता है, ठीक है, वो एक बार आप ट्रायंगल देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम सेकंड यूनिट पर मूव करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, काफ़ी अच्छी यूनिट, ठीक है, और रिसेंट के साइकिल्स में इसका भी वेटेज अच्छा सा इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और लॉज आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में कैसे कैसे लॉज काम करते हैं। 11th-12th की केमिस्ट्री यार आपको बेसिक्स, जैसे मोल मोलरिटी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोल के बारे में नहीं पता होता और वो मास्टर्स में आ चुके होते हैं, मोल क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला भी अगर उनको बोले कि हम यूनिट एक्स से अगर वाई में कन्वर्ट करना हो, फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, अगर मैं क्वेश्चन एक ड्रॉ कर दूंगा तो फिर भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो केमिस्ट्री के मामले में। फिर हम बात करें तो गिब्स एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया था कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो आपके फर्स्ट यूनिट में कवर करने हैं, फिर गिब्स एनर्जी का कंसेप्ट है वो आपको सेकंड यूनिट में कवर करना है, क्योंकि ये सेकंड यूनिट का ही पार्ट है। फिर रेडियो आइसोटोप्स के एप्लीकेशन आपके जियोलॉजी के फील्ड में, ये टॉपिक अभी रिसेंट के साइकिल्स में इसका वैल्यू बढ़ा है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, आई स्कोर का एनालिसिस करते हैं तब, ठीक है, आपका O18 और O16 ये हुआ, फिर C14 एंड C12, ये चीज़ें कैसे यूज़ की जाती है, थोड़ा इनके बारे में देखना, ये कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तब इनका कंसंट्रेशन कैसे वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। फिर केमिकल स्पीसीज इन नेचुरल वाटर, नेचुरल सॉइल आपका या फिर एयर, इनमें कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज है जो एक्ट करती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देन ऑक्सीजन है और ओजोन का केमिस्ट्री। ओजोन मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओजोन चाहे आप पोल्यूटेंट के नज़र से देखो, या फिर हम ओजोन लेयर डिप्लेशन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की प्रेजेंस हुई, ये चीज़ हुई, या फिर अंटार्कटिका पर जो ओजोन की केमिस्ट्री चलती है, ये सारे टॉपिक्स मेरे को लगता है कि ओजोन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। और आपको ओजोन को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा कि ओजोन की केमिस्ट्री आपके पूरे ग्लोब में कैसे काम करती है, और सारे स्फेयर्स में, चाहे बायोस्फेयर हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो, चाहे लिथोस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फेयर हो, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करें तो स्मोक, स्मोक कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनता है, कौन कौन से कंपोजिशन है स्मोक, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, ऐसे ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सवाल आना तय है बिल्कुल, ठीक है, फुल एंड फाइनल। और स्मोक का जैसे मैंने लेक्चर ले रखा है, अब देख लेना जाके। फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, उसमें कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हुआ, फॉस्फोरस साइकिल हुआ और सल्फर साइकिल हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनसे तो आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सल्फर साइकिल भी आप पढ़ लेना, थोड़ा इनको थोड़ा सा और डेप्थ में देखना कि कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं, और वेदरिंग की प्रोसेसेस, कौन कौन से मिनरल्स इन्वॉल्व है फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल्स में, और क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं आपके अलग अलग इकोसिस्टम्स को, ये सारे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। फिर हम बात करें तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पीओपीज, ठीक है, इसमें आपका डीडीटी आ गया, फिर टॉक्सिक मेटल्स हुआ और कंपाउंड्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एक नाम सुना होगा आपने, वुड प्रिजर्वेटिव्स, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि लास्ट के 3-4 पेपर में लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है, और ये आपको मिलेगा आपका गिलबर्ट में, गिलबर्ट में एक टेबल दे रखी है, उसको ध्यान से देखना आप, गिलबर्ट मास्टर है, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की एक बुक है, ठीक है,
तो उसमें टेबल में से हर साल यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है ये वुड प्रिजर्वेटिव वाला, कि कौन से यूज करते हैं कौन से नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनालिटिकल मेथड्स, जिसमें आपको लगभग सारे मेथड्स का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी हुआ, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हुआ, या फिर आपका एक्सआरडी और एक्सआरएफ हुआ, ये चारों थोड़ा डेप्थ में आप देख लेना। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब पिछले कुछ साइकिल से एनवायरमेंटल बायोलॉजी का थोड़ा सा कम था वेटेज, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे थे कि इसको मैनेज कर रहे थे कि बेसिक्स, इकोलॉजी के बेसिक्स पढ़ लिए, बेसिक्स तो पता होते हैं किसी को भी, जो भी मास्टर्स का एंट्रेंस देकर आता है बंदा, तो उसको तो पता होता ही है। बट अभी जो 2 सितंबर को रिसेंटली पेपर हुआ था, उसमें इकोलॉजी का जो वेटेज बूम किया, इस तरह से बिल्कुल अलग ही लेवल पर आपके क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, एटलीस्ट आपका 10 क्वेश्चन पूछा था, 10 तो क्वेश्चन पूछे थे पेपर में, प्लस में आपका इकोलॉजी पर एक कॉम्प्रिहेंशन भी दे दिया था, तो टोटल आपका 15 क्वेश्चन पूछ लिए एनटीए ने एनवायरमेंटल बायोलॉजी सेक्शन से। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, 30 नंबर, 30 मार्क्स। यूज इनसे 30 मार्क्स में तो सारा खेल इधर का उधर हो जाए, तो इसीलिए आपको किसी यूनिट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कोई भी यूनिट है, जैसे आपको लग रहा है कि ये यूनिट मेरे को टफ लग रही है, ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल लग रही है, तो उसके एटलीस्ट आपको बेसिक्स, उस यूनिट के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो आपको कर लेने चाहिए, ताकि अगर कोई आसान क्वेश्चन भी आए तो आपसे गलत ना हो, बस ये चीज़ है। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो आपका इकोलॉजी और इवोल्यूशन के बेसिक्स आपको आने चाहिए, क्या टर्म्स है, क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें। फिर स्पेसिएशन का कंसेप्ट है, स्पेसिएशन ऑफ पॉपुलेशन और स्पेसिएशन विद इन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर कैसे होता है, उनके टाइप्स कैसे होते हैं, कि एलोपेट्रिक हुआ स्पेसिएशन, सिम्पेट्रिक हुआ, पेरीपेट्रिक हुआ, सॉरी, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिएशन। फिर इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी, उसका सक्सेशन हुआ, और इकोसिस्टम की सर्विसेज, सक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके हाइड्रोसीड्स सक्सेशन होते हैं, फिर फॉरेस्ट वाले, ये अलग अलग चीज़ें, पायनियर कम्युनिटी का कंसेप्ट क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक्स हर किसी को पता था, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर देख के थोड़ा सा लेवल बढ़ा के थोड़ा सा पढ़ लोगे चीज़ों को, तो काफ़ी ठीक रहेगा। और इकोसिस्टम सर्विसेज आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज होती है, ये आपके सी एस नेट में भी पूछता है। फिर पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी है, उनके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है, बेसिक्स होते हैं, बायोम्स कंसेप्ट होते हैं। फिर आर और के स्पीसीज, ठीक है, ये इनके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आर है आपका रिप्रोडक्टिव होता है, के होता है जो कि ज़्यादा रिप्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है, और इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका इन दोनों का नेचर कैसा होता है। फिर टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इसमें आपका इन्वेजिव स्पीसीज हुआ, या फिर कीस्टोन स्पीसीज हुआ, अम्ब्रेला स्पीसीज हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप से ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करें तो सर्वाइवलशिप कर्व, जैसे आपका जो कर्व होता है, 3 कर्व होते हैं, तो ये 3 कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में आपका जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है, ये सारे इंटरेक्शन, इनके टाइप्स, फिर इनके एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल, क्योंकि देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है कि यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस, अगर इनको पढ़ना जाओगे ना इन डेप्थ, तो आपको लगभग 8-10 महीने तो सिलेबस पढ़ने में ही लग जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे, 1 साल लग जाएगा। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप करते जाओगे तो चीज़ें हो जाएगी धीरे धीरे। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इट्स टाइप एंड मेथड्स, ठीक है, कंजर्वेशन है, इसका टाइप्स क्या है, कंजर्वेशन के इन सीटू है, एक्स सीटू टाइप्स है। अब ये जैसे लाइन तो लिख दी मैंने, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। अब एक्स सीटू एन सीटू 2 टाइप हो गए, फॉर इन सीटू में आपके कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स, एक्स सीटू में कौन कौन से आते हैं, फिर इनका देखो, जैसे आपके इन सीटू में नेशनल पार्क आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, ये सारे हैं। फिर अब इंडिया में आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके जैसे हम कह सकते हैं फ्लैगशिप टाइप नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे काजीरंगा है जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, जैसे गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायंस है उनके लिए फेमस है। तो इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन सी है नेशनल पार्क्स से रिलेटेड। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे अब केवला देव वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज, तो वो जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज होते हैं उनके लिए फेमस है, ये इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंडर। फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इसके बेसिक टर्म और डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। थ्रेशोल्ड डोज क्या होता है आपका, थ्योरेटिक लिमिट्स क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर बायो रिमेडिएशन और उसके टाइप्स, बायो रिमेडिएशन क्या होता है,
फिर बायो रिमेडिएशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, फाइटो रिमेडिएशन हुआ, राइजो फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिर और भी अलग अलग टाइप के जो भी बायो प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो। फिर नेक्स्ट यूनिट पर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार लगा लो भले, चाहे कितने स्टार लगा लो, इस यूनिट ने जितना परेशान किया है एनवायरमेंटल साइंस के लोगों को, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड जियोलॉजी नहीं था, वो वो तो भाई साहब अलग ही लेवल पर एनटीए ने इसको ऐसे एक्सेप्ट किया है, जैसे लगता है कि पेपर को देखते ही लगता है कि अर्थ साइंस का पेपर आ रखा है। सबसे पहले आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो देख लो, चाहे अगर बीच में छोड़ देना, जाके जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको प्रिंट निकलो और अपने स्टडी टेबल पर लगा लो, ठीक है। फिर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। पहले तो आपको सारे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ईओन ईरा इपोच पीरियड, ये सारे याद होने चाहिए, उनका टाइमलाइन कैसे, मतलब एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट ईयर ना पता हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के बाद में कौन सी चीज़ आ रही। अगर आपको ये भी पता होगा तो आप काफ़ी चीज़ें इस कर पाओगे, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम इसके ऐसा है कि आपको थ्योरी में तो क्वेश्चन पूछते ही पूछता है और साथ में कॉम्प्रिहेंशन हर साल ही आ रहा है, ये तो देख नहीं रहा आप, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन भी जियोलॉजिकल टाइम स्किल से ही आ रहा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो कंसेप्ट आपके इससे पढ़ने से ही होगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए और जो भी आपके बड़े बड़े इवेंट्स हो रखे हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, वो उनको थोड़ा लिखो, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले आप यही काम करना कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको प्रिंट आउट निकलवा। फिर हम बात करें तो मिनरल और रॉक, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ए टू जेड आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या क्या होती है, रॉक्स रॉक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मिनरल और रॉक के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर भी मैंने लेक्चर ले रखा है आपका। ये एनवायरमेंटल जियो साइंस का मैंने एक मैराथन सेशन भी लिया था, आप देख लेना, उसमें मैंने विद पीवाईक्यू आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एविडेंस के साथ में, प्रूफ के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, देख लेना, आप जाके चेक कर लेना। और रॉक्स के टाइप्स, इग्नियस रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, और इनके फॉर्मेशन का प्रोसेस है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में देखें तो मिनरल्स और रॉक्स, इसको आप इसकी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको क्या, क्योंकि हर साइकिल में आपका 2 या 3 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछता है। फिर मेटामॉर्फिक फेसिस हुई, ठीक है, इनका जो हाई मेटामॉर्फिज्म लेवल या फिर लो मेटामॉर्फिज्म लेवल, उन पर आपके मिनरल्स का कंपोजिशन पूछता है। फिर मो स्केल ऑफ हार्डनेस, ये तो आपको याद होगी, लेकिन इस मो स्केल ऑफ हार्डनेस है, इसमें जो भी मिनरल्स दे रखे हैं वो 10 के 10, इनका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे टाल का कंपोजिशन क्या है, क्वार्ट्ज का क्या है, ये अलग अलग ना फेल्सपार है, तो इनका जो कौन कौन से एलिमेंट्स इनके कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, फिर कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, ये फोल्ड फोल्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अर्थक्वेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके प्लेट टेक्टोनिक्स में। फिर टाइप्स ऑफ विंड, विंड में आपके जियोस्ट्रोफिक विंड हुई, अलग अलग टाइप के ब्रिजेज हुए, लैंड ब्रिज हुआ, सी ब्रिज हुआ, विंड्स में भी जियोस्ट्रोफिक विंड आ गई, ग्रेडियंट विंड आ गई, क्यों जियोस्ट्रोफिक विंड ऐसा क्वेश्चन है हर टाइम पूछ रहा है, ऑल टाइम आपका क्वेश्चन आता जा रहा है इसमें लास्ट के साइकिल्स में, रिसेंट के साइकिल्स में। फिर जियोस्ट्रोफिक विंड से रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला होता है। फिर कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये कौन कौन सी चीज़ों पर वेरी करता है, इसका न्यूमेरिकल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करें तो एलिनो, लानिनो और ईएनएसओ, ये ओशिनोग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये तीनों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका वेदरिंग, वेदरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, इरोजन क्या होता है, देन बोवेन रिएक्शन सीरीज, इसका भी मैंने जो आपके मैराथन कवर की थी उसमें आपको ये कवर करवाया था उसमें, एनवायरमेंटल जियो साइंस की, तो आप जाके एक बार देख लेना बोवेन रिएक्शन सीरीज, उसमें क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर कौन कौन सा है मिनरल्स के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें तो क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स आपके जो सेकेंडरी सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, वो सारे क्ले मिनरल्स होते हैं, और इनका जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है आपका, जो इलाइट हुआ, स्मेक्टाइट हुआ, काउलाइनेट हुआ, इनका ऑर्डर पूछता है मोन्टेमोलाइट, ठीक है, कि उनका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का क्या ऑर्डर है, उनको अरेंज करो, हाई से लो, लो से हाई, ठीक है, बोथ एग्जाम CSIR और UGC दोनों में, ठीक है, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल, अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो मिनरल और रॉक है वो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना है, ऐसे ही आपका सॉइल है। सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जिसका भी रिसेंट साइकिल्स में आपका लगभग ना हर साइकिल में 3 4 क्वेश्चन ओनली सॉइल सॉइल से पूछता है। अब सॉइल में आपके उसके हॉरिजन्स हुए, उसकी प्रोफाइल हुई, ठीक है, उसका कंपोजिशन हुआ, और बहुत सारी चीज़ें आती है। सॉइल सॉइल काफ़ी बड़ा है थोड़ा टॉपिक, लेकिन आप अगर PYQs देख देख के थोड़ा चीज़ें कवर करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका होले होले सब कुछ होता चला जाएगा। तो इसलिए सॉइल को आप A to Z पूरा पढ़ो। फिर ओशनोग्राफी की बेसिक्स क्या है,
बेसिक्स में मतलब आपका जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें जो वाटर का कंपोजिशन है, फिर कौन कौन से जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो ओशियनोग्राफी को अफेक्ट करते हैं ओशंस को, उसमें आपके टेम्परेचर हुआ, उनका सेलेनिटी हुआ, देन उसके ओशियनिक करंट्स, ठीक है, करंट्स, क्योंकि ये चीज़ें आपके CSIR में भी काम आएगी। फिर हम बात करें तो हाइड्रोजियोलॉजी, ठीक है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी हुआ, उसमें आपके एक्वीफर्स हैं, उनके टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसका जैसे ट्रांसमिसिविटी हो गया, पोरोसिटी हो गया, परमेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ आती है। फिर डार्सी लो आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 सितंबर को जो अभी पेपर हुआ था उसमें आपका डार्सी लो से क्वेश्चन पूछा था। अब डार्सी लो तो पूछ लिया, तो इसीलिए आपका इन फ्यूचर आपके इस जो गेबन हेजरबर्ग इक्वेशन है, इससे आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो एक बार आप इसको भी देख लेना, ठीक है। ये आपके जो फ्रेश वाटर और सी वाटर का इंट्रूजन होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन होती है। हो सके तो मैं इस पर आपके लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये चीज़ है। फिर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन किसके थ्रू होता है, कौन कौन सी हेवी मेटल्स के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में, ये सारी चीज़ें आती है। फिर क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। अब क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन के दौरान आपके कौन कौन से अलग अलग और बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, उनका कंपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपका जो 18 जून का जो पेपर हुआ था और 2 सितंबर वाला पेपर हुआ था, इन दोनों में आपके दोनों में पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन की स्टेजेस थी, जैसे आपका एक्यूमुलेशन हुआ, जनरेशन हुआ, सीपेज, ये अलग अलग टाइप से, ठीक है, माइग्रेशन स्टेज, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन था, तो पेट्रोलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंट के साइकिल में आपके क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से। फिर हम लास्ट बात करें तो नेचुरल हजार्ड्स, उसमें भी मेनली आपके जो लैंडस्लाइड्स हुआ, तो लैंडस्लाइड्स हो गए तो इसके रिलेटेड आपके मास फास्टिंग, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अर्थ फ्लो हुआ, का क्रीप हुआ, स्लम्स हुआ है, तो इनके जो एक तो इनका वो मॉइस्चर का ऑर्डर, ठीक है, किस में वाटर कंटेंट कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, मड फ्लो हुआ, अर्थ फ्लो हुआ, से ना रॉक फॉल हुआ, ये सारी चीज़ आती है, तो इनका ऑर्डर हुआ और उनकी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत है। फिर अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक में आपके पी वेव, एस वेव, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव कौन कौन सी होती है, का जो शेडो जोन्स बनते हैं, ठीक है, उनके एंगल्स, क्योंकि ये आपके CSIR में भी काम आएंगे। फिर वोल्केनिज्म है, कौन कौन से टाइप के आपके वोल्केनोज है वो फॉर्म होते हैं, और वोल्केनो का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, मेग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, इनकी कंपोजिशन। फिर यही मेग्मा लावा आपके बोवन रिएक्शन सीरीज है, उसमें भी आगे चलकर आपके जो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू आपके रॉक और मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके एनवायरमेंटल जियो साइंस में। देन हम नेक्स्ट बात करें तो एनर्जी और एनवायरमेंट, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, ठीक है, ईजी है, इसको कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है सोलर स्पेक्ट्रम, आपका जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन सी जो वेव्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज, उनका जो वेवलेंथ, फिर उनके और सब टाइप्स बात करें तो विजिबल रेंज है, तो उसमें अलग अलग टाइप के कलर आ जाते हैं। फिर यूवी रेज है, UVA, BC, इनकी इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका कोल, कोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार लगा लो। देखो मैं बता देता हूँ, एक तो आपका हो गया कोल, एक हो गया आपका सॉइल, एक हो गया रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोल रॉक, हाँ, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरे पढ़ने हैं, मतलब कोल से रिलेटेड हर एक चीज़, चाहे उसका इसके इंडिया में कहाँ पर कोल फील्ड्स है, पूरे वर्ल्ड में भी अगर कोल के जो जो मेन मेन रिजर्वायर्स है, ठीक है, आपका जैसे रूर रूर वैली है जर्मनी में, ठीक है, ऐसे ही आपका जो इंडिया में दामोदर वैली का रीजन है सारा का सारा, वहाँ पर कोल के जो भी रिजर्व्स है, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, ये पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर जो भी कोल फील्ड्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ कोल्स, उनका कंपोजिशन, देन उनमें जो ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियोज होते हैं वो चीज़ें, ठीक है। फिर कोल का खुद का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये जो आपका सल्फर का कंपोजिशन था वो पूछा था कि कोल में कौन कौन से टाइप के सल्फर पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोल से रिलेटेड, तो कोल आपको A to Z पूरा पढ़ना पड़ा है। फिर नेचुरल गैस आ गया, गैस हाइड्रेट्स आ गई, नेचुरल गैस, गैस हाइड्रेट्स, अब गैस हाइड्रेट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। फिर सेल रिजर्वायर गैस, ठीक है, सेल रॉक से, वो सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपका रिन्यूएबल नहीं, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स नहीं होता, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, ठीक है, फॉर एनर्जी, तो इसीलिए इसके एनर्जी सेगमेंट में आ गए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, विंड मिल्स हो गई, विंड मिल्स, जियो थर्मल पावर प्लांट हो गया और सोलर पावर प्लांट हो गया। अब ये सारी चीज़ें, अब ये तो दिख गया आपको पावर प्लांट पढ़ना है, अब इनकी थ्योरी और इनका जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन यानी कि ये इनका जो पोटेंशियल होता है, इनकी फॉर्मूलाज, ठीक है, फिर ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनका जो पावर कैपेसिटी होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है,
उनके प्लांट के जो स्ट्रक्चर होता है, वो प्लांट का कैसे फॉर्मेशन हो रखा है, ये सारी चीज़ें। फिर विंड मिल से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स प्रीवियस इसमें बहुत सारे पूछ रखे हैं। जैसे सोलर पावर प्लांट है, तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम सोलर पैनल्स बनाने में, सोलर सेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हम बात करें तो आपका मेनली यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम थोरियम इनका जो एनरिचमेंट का प्रोसेस। फिर न्यूक्लियर एनर्जी में आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके टाइप्स कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के। आप ब्रिड रिएक्टर क्या होता है उनके, और सब टाइप्स कौन से होते हैं, इंडिया में जो कौन कहाँ कहाँ पर आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर यूरेनियम और थोरियम से रिलेटेड जो भी आपके मिनरल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर बायोमास एनर्जी की हम बात करें तो आपका जो बायोडीजल, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका बायोडीजल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोमास एनर्जी है, उसमें आपका ये बायोफ्यूल्स, बायोडीजल या फिर बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स आपके उनकी अलग अलग जनरेशन होगी, 1G 2G 3G और 4G 5G लेवल तक के कौन कौन से फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बायोमास एनर्जी में। फिर रेडियोटिव फोर्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर वाले एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन पूछा था। फिर ग्लोबल एक्स्ट्रा वार्मिंग गैसेस, ठीक है, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछ रखा है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग तो सबने पढ़ा है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि एक्स्ट्रा वार्मिंग कोज करती है, उनका ऑर्डर आपको पूछता है एनटीए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है सारे के सारे एनर्जी सेगमेंट्स में, चाहे आपका रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, मेनली आपको नॉन रिन्यूएबल सेक्टर है उस पर स्पेशली फोकस करना है। कौन से आपके सोलर पावर में आपका इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे आपके जो विंड पावर में कौन से स्टेट अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था कि उसमें आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है कौन से स्टेट में है, ठीक है, गुजरात का पूछा था उसमें। फिर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट यूनिट आपकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन और कंट्रोल। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन और कंट्रोल की हम बात करें तो सबसे पहले आपको पोल्यूटेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पोल्यूटेंट क्या टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, ठीक है, इनके सोर्सेज क्या है, देन उनकी सैम्पलिंग और मॉनिटरिंग, ठीक है, सैम्पलिंग के मेथड क्या क्या है कौन कौन से हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लूम बिहेवियर, ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछता है इसमें प्लूम बिहेवियर, अलग अलग टाइप के प्लूम्स है। फिर आता है आपका गॉसियन प्लूम मॉडल, गॉसियन प्लूम मॉडल क्यों, एयर पोल्यूशन ऐसी यूनिट है जो कि आपके गेट गेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे वीडियो के एंड में। फिर गॉसियन प्लूम मॉडल हुआ, उसका जो भी एजम्पशंस है गॉसियन प्लूम मॉडल से रिलेटेड वो सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी नॉर्मल जो भी फैक्टर्स होते हैं उनका डिपेंडेंस कौन कौन सी चीज़ों पर है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला है, और उनका जो स्टेक से जो प्लूम का एमिशन होता है, पॉल्यूटेंट का एमिशन होता है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर नाक्स हुआ, नाक्स और सीपीसीबी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उनके पैरामीटर्स। फिर एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन का क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका पूछा था 2 सितंबर को, जबकि प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी साइकिल से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन जो अभी अभी पेपर हुआ रिसेंटली उसमें एसिड प्रेसिपिटेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही टफ लेवल का हम कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट टू टफ ही था वो, इजी नहीं था। जिसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी एसिड रेन की वही उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था, तो इसीलिए एसिड रेन मैं मानता हूँ कि इसको थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है, इसलिए इनकी वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि जो अभी पेपर हुआ था 2 सितंबर वाला उसमें एनटी ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज कर दी, ठीक है, बच्चे जैसा मान के चल रहे थे कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी अब दिसंबर का जो इन फ्यूचर जो पेपर होगा उसमें आपका पेपर कैसा आएगा आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना मान के चलो कि 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके लेवल का ही या फिर उससे टफ लेवल का ही आएगा, ठीक है। अब इजी नहीं होने वाला क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहे बच्चे, और ईवीएस ऐसा फील्ड है, जैसे अब यूजीसी ने रूल भी निकाल दिया कि जो बंदा बीटेक या फिर 4 ईयर जो भी आपका बैचलर प्रोग्राम कर रहा है परस्यू, वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है, तो ईवीएस उसके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा, जो भी अगर साइंस फील्ड का आदमी है, ठीक है, तो वो ये ईवीएस में क्यों नहीं आना चाहेगा, तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। इस तरीके से हम देखें तो इसलिए पेपर का लेवल बढ़ना वाजिब है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करें तो कंट्रोल टेक्निक्स कौन कौन सी है फॉर पीएम पार्टिकल्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, सारी टेक्निक्स उनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर हुआ, साइक्लोन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, कलेक्टर हुआ, फिर साइक्लोन स्क्रबर्स हुआ वेंचुरी स्क्रबर्स हुआ, लिम मेथड्स हुआ, ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और गैसियस में देखें तो अलग अलग टाइप के हम कंट्रोल टेक्निक्स यूज करते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर बेसिक्स ऑफ साउंड, साउंड के बेसिक्स, कैसे साउंड वेव काम करती है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। फिर एलन कंसेप्ट, ठीक है, एलन कंसेप्ट ना जो साउंड लेवल नॉइज का कंसेप्ट है वो आप पढ़ना कि कौन सा अगर कोई
नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो वो कौन से ड्यूरेशन तक आपका सस्टेन रहेगा, ये आपका एलन कंसेप्ट के अंडर आता है। फिर नॉइज पोल्यूशन की लिमिट्स कौन कौन सी है, ठीक है। फिर आपका बेसिक फार्मूलाज नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड आपके पूछता है इसमें, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आता है, अगर कोई आता है तो बिल्कुल ईजी सा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फिर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड देखें तो वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिर केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, और जो आपकी बीएस की लिमिट्स हैं ड्रिंकिंग वाटर की अलग अलग, उनमें आपके जो केमिकल्स जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या लिमिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम बात करें तो डीओ बीओडी और सीओडी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। कई किसी पेपर में अगर बीओडी से या सीओडी से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब दो से तो क्वेश्चन पूछेगा, या तो डीओ बीओडी से पूछ लेगा या फिर बीओडी सीओडी से पूछ लेगा, फिर डीओ और सीओडी से पूछ लेगा, इसे करके आपके ये तीनों साथ साथ ही चलते रहते हैं टॉपिक्स। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है, एक आपको क्वेश्चन देगा, फिर ऊपर आपको बोलेगा कौन कौन से स्टेटमेंट है, ये तो एटलीस्ट आपको 3-4 स्टेटमेंट देता है एग्जाम में, 4 या 5 भी हो सकती है वो, इसीलिए आप ये 3 टॉपिक है। और कोगुलेशन हुआ और डिसइंफेक्शन, ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी फ्रिक्वेंटली आपके 3 या 4 साइकिल से आपके आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कोगुलेशन हुआ, डिसइंफेक्शन हुआ, तो ये इन पर भी मैं अलग से, डिसइंफेक्शन पर मैंने लेक्चर ले लिया है, कोगुलेशन पर भी इन फ्यूचर आपका ले लूंगा लेक्चर, टेंशन मतलब आप। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हुई, इसमें आपका प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शियरी ट्रीटमेंट्स, ये कैसे किए जाते हैं, इनमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये भी आपका टॉपिक ऐसा है जो कि गेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, नेट के लिए तो ही, गेट के लिए भी आता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अफेक्टेड बाय द सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है तो उसमें जो सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हर्ट होती है सॉइल के पोल्यूशन में, ठीक है। फिर एसिडिटी, सॉइल का जो एसिडिटी का कंसेप्ट है वो, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, सॉइल में माइक्रोबायोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है ड्यू टू पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करें तो आपको रेडियो एक्टिविटी का जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव इनकी यूनिट्स क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की, फिर किस किस रेज के कारण, किन किन रेडिएशंस के कारण आपका रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन हो सकता है, और कौन 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 सी चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी जो बेसिक यूनिट्स है जैसे आपका बेकरल हुआ, क्यूरी हुआ, फिर रेडिएशन एक्सपोजर जो कि ह्यूमन बॉडी पर होता है, उसकी जो ऐसा यूनिट्स है, जैसे अभी पूछा था आपका 2 सितंबर को पेपर होता है उसमें ग्रे का पूछा था, जैसे आपका और भी रेड यूनिट्स होती है, रेड यूनिट्स, ठीक है, एक होती है रोटिकन, तो इसे सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका सॉलिड और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपके एनवायरमेंटल जियो साइंस के बाद में हम देखें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपके वेटेज बढ़ ही रहा है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है साइकिल में। सबसे पहले हम बात करें तो RCR एक्ट, ठीक है, इसको जाके सीधा पढ़ लेना, अभी गिलबर्ट गिलबर्ट में दे रखा है अच्छे से। अब इसके अंदर आपके जो भी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं सो फॉर द सॉलिड वेस्ट कैटेगराइजेशन, ठीक है, तो ये इसके अंडर आते हैं। और भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस है वो आप देख लेना। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अब इसी के अंदर आता है आपका जैसे अलग अलग टाइप, जैसे सॉलिड वेस्ट हुआ, फिर आपका जो उसमें रबिश आ गया, गार्बेज आ गया, फिर ट्रेस आ गया, फिर अनकम्बस्टेबल वेस्ट हो गया, कम्बस्टेबल वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर इनके डेंसिटी के ऑर्डर हुए, जैसे हम बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ये भी अभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड वेस्ट में कि अलग अलग टाइप के वेस्ट दे देगा, ठीक है, इतने परसेंट का मिक्सचर है, ठीक है, उनमें फिर आपका मॉइस्चर का जो ऑर्डर होता है उसको अरेंज करना होता है मॉइस्चर के कंटेंट के ऑर्डर में। फिर उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सॉलिड वेस्ट के, हजार्डस वेस्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसी आपका जो हियरार्की, ठीक है, वेस्ट वेस्ट पोल्यूशन का हियरार्की क्या है, रिडक्शन हुआ, फिर ऐसे डिस्पोजल मेथड हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, वेस्ट सेपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर अप्रोच क्या है, कलेक्शन की क्या क्या अप्रोचेज होनी चाहिए, ये भी काफ़ी साइकिल से पूछ रहा है फ्रिक्वेंटली। फिर आर कंसेप्ट में आपका रिसाइकिल, रिड्यूस, ठीक है, रीयूज, ये सारे आर कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स। फिर हम बात करें तो कंपोस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंपोस्टिंग लगभग क्वेश्चन पूछ रहा है बारी बारी से, कंपोस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने एक लेक्चर ले लिया है, हो सके तो आप देख लेना, ठीक है, टाइम निकाल कर, छोटा सा है। इसी के साथ आपका वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। फिर हम बात करें तो लैंडफिल, आपको पता होना चाहिए लैंडफिल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, सिक्योर्ड लैंडफिल क्या होता है, फिर मोनोफिल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे ना लैंडफिल्स, उनके लेयर्स कौन कौन सी, हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सा लैंडफिल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और उनमें क्या क्या ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, बेंच क्या होता है, सेल क्या होता है, ऐसे, ठीक है। फिर हम बात करें तो लैंडफिल की स्टेजेस, अगर हमने डंप कर दिया वहाँ पर कचरा, फिर वहाँ पर कौन कौन सी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है, जैसा कि वो 4 स्टेजेस थी ना
आपके एरोबिक हुआ, एनारोबिक हुआ, फिर एसिडिक स्टेज हुआ, फिर अनस्टेडी मेथनोजेनेसिस हुआ, स्टेडी मेथनोजेनेसिस, ये अलग अलग टाइप की स्टेजेस, उनके बारे में थोड़ा देखना, उनमें कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है, वो जो ग्राफ मैंने बताया था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस में। तो ये सारी चीज़ें, फिर डिस्पोजल का मेथड, कौन कौन से डिस्पोजल के मेथड है आपके सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के, फिर पायरोलाइसिस हुआ, इंसिनरेशन हुआ, ये इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। फिर बायोचार क्या होता है, बायो लिक्विड्स क्या होते हैं, ठीक है, गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन भी आप देख लो, गैसिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हजार्डस वेस्ट के टाइप क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर ट्रीटमेंट हजार्डस वेस्ट का कैसे करते हैं, फिर प्लास्टिक वेस्ट हुआ और उसकी रिसाइकलिंग की जो टेबल है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक वेस्ट है उनकी एक अलग टेबल है, ठीक है, वो आप देखना उसमें पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है, पीपी क्या होता है, ठीक है, एचडीपी क्या होता है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, और किनको उनके रिसाइकलिंग के ऑर्डर को किसको ज़्यादा इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो एनवायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन, इसमें आपका ये भी आ जाता है, इसमें लेजिस्लेशन का पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो यही मैं सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो, फिर ये कि जो अलग अलग स्टेजेज है, कौन कौन सी स्टेजेज पर क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें, और इनको ऑर्डर में आपको याद करना होता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, और उसी में भी बच्चे गलती करके आ जाते हैं। फिर ये कि जो कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए आपका जो क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है नहीं होता, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा था। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस टूल्स कौन से, और उनकी मेथडोलॉजी, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे आपका चेकलिस्ट मेथड हुआ, मैट्रिक्स मेथड हुआ, ठीक है, एडोक मेथड हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड में भी यूज़ की जाती है। फिर आपका ये 2006 वाला नोटिफिकेशन हुआ और 20 वाला हुआ, तो 6 जो 20 वाला नोटिफिकेशन है वो 6 वाले से कैसे डिफरेंट है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए 2020 वाला देख लेना। ऐसे ही आपका जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसमें जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए थे 2022 वाले में, ठीक है, 2023 में अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी नई नई, तो ये भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आईएसओ सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ऐसी आपको एटलीस्ट मेन मेन जो 1 हुआ, 10 हुआ, 20, ठीक है, 140, 20 हुआ, फिर 30, 40, 50, एटलीस्ट लगभग 60-70 तक तो आप याद कर सकते हो, इसीलिए फिर आपका जो भी, क्योंकि इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको मैच करना होता है, ठीक है, इधर 4 दे रखे होंगे, इधर 4 पैरामीटर होंगे, और आपको सीरीज सीधा मैच करना है, इसके लिए भी मैं अलग से क्लास ले लूँगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का पोर्टल, ठीक है, और भी अलग अलग कौन कौन से पोर्टल्स हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे परिवेश पोर्टल का क्वेश्चन पूछ रखा है लास्ट के रिसेंट साइकिल्स में। फिर इको लेबलिंग क्या होता है, इको मार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, अब एनवायरमेंटल के जो भी लॉज हैं अपने इंडिया में, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, ये रात देख लो आप, दिख रहा होगा सिलेबस, ये सारे लॉज। अब इसमें ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट इनके बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा कब आया था इतना, और उसमें हल्की हल्की जो भी बातें मेन मेन दे रखी है, ठीक है, उनके थ्रू कौन सी बॉडीज फॉर्म की गई थी, अगर इंपॉर्टेंट हो तो, ठीक है, वो देख लेना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लॉज है तो उसको डिटेल में अगर पढ़ना लगे तो फिर हो गया तुम्हारा काम, ऐसा नहीं करना, फिर तो 2025 जून का थोड़ी देखना है हमको, तो दिसंबर वाला पेपर निकालना है, बात खत्म। तो इसलिए आपकी सारे लॉज देखो, ये सारे एक बार आपको पता होना चाहिए, और इनका एटलीस्ट बेसिक्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, मे भी आपके पेपर में, जैसे और भी ऐसे प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखा है, एक टेबल दे दी, ठीक है, इधर 4 लॉज दे दिए और उनका ईयर्स ईयर्स में मैच ही कर दो बस, अब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे कर पाओगे, ये इजी सवाल भी आप गलत कर दोगे, ठीक है, जबकि कोई और बंदा होगा वो कर देगा, ठीक है, तो इससे आप रेस में पीछे हो जाओगे, इसलिए एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। फिर कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स, ऐसे ही सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल स्टेज पर जो भी कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स हो रखे हैं उनके ईयर्स, उनमें कौन कौन सी बेसिक बेसिक बातें, कौन कौन सी बॉडीज फॉर्म की गई थी, ठीक है, जैसे अर्थ समिट हुआ तो उसमें कौन कौन से कन्वेंशन आए थे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स या फिर आपके डिक्लेरेशन कौन कौन से आए थे, ऐसे कौन कौन सी बॉडीज फॉर्म की गई थी, ये सारी चीज़ें। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना। फिर कोई बोलते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये भी पढ़ लेना, लेकिन आज तक मतलब आज के टाइम इनसे क्वेश्चन आना बंद हो चुका है, ठीक है, आपके करंट में आपके एसडीजी अच्छे से, ठीक है, हर साल रिपोर्ट आती रहती है एसडीजीज की, कौन सा कंट्री अच्छा कर रहा है, इंडिया में भी कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एसडीजीज को थोड़ा अच्छे से देखना। अब जो 17 गोल तो है ही, वो तो पढ़नी ही है आपको,
क्योंकि पेपर 1 में भी आता है आपका क्वेश्चन, सीधा डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा गोल कौन से नंबर का है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है। और इसके अलावा भी कौन सा गोल्स है, उसमें क्या क्या बातें लिख रखी है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि कौन कौन से गोल्स आपके अलग अलग एक्सपेक्ट से रिलेटेड है। फिर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन बिग कैट अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दो इंडिया के ऐसे इनिशिएटिव है एट ए ग्लोबल स्टेज, ठीक है। इनसे आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिग कैट अलायंस, इनमें कौन कौन से आपके जो कैट स्पीसीज है उनको शामिल किया गया है। फिर आईएसए के अंडर कौन कौन से जो भी लीगल प्रावधान है, कौन से लिए गए हैं, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है, क्या क्या काम होता है इनके अंदर। तो इसीलिए ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो स्टेटिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपका एक तो आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन, तो वो तो ही। अब इसमें आपको पढ़ना है कि वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं, ये आपका पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, ठीक है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन मीडियन मोड हुआ, ठीक है, ये कैसे पैरामीटर यूज होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिक्स पूछता है, कोई तो बेसिक पूछता है, कोई जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल हार्ड कैटेगरी आता है। स्टेट आजकल ऐसा हो गया, ठीक है। आधे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो बेसिक जो हर कोई कर देगा, और बाकी जो ऐसे आएंगे जिनको कोई नहीं कर पाएगा, अलग ही लेवल पर पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। स्क्यूनेस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। चल पहले तो नॉर्मल परसेंटेज पूछ लेता था, आजकल थोड़ा परसेंटाइल पर जाता है, डेसाइल पर जाता है, थोड़ा और डेप्थ में, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है। फिर कोरिलेशन कंसेप्ट हुआ, ठीक है, कोरिलेशन हुआ, फिर रिग्रेशन हुआ, हाइपोथेसिस के टेस्ट अलग अलग ना, टी टेस्ट, सिर्फ टी टेस्ट का क्वेश्चन आया था आपके मार्च वाले में, चाई स्क्वायर टेस्ट का तो हर साल आ ही रहा है, अनोवा से भी आपके दिसंबर वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा था। फिर स्टेबल और स्टेशनरी पॉपुलेशन के मॉडल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक बार आ रखा है रिसेंट में, जून वाला जो 2023 वाला जो साइकिल हुआ था, उसमें आपके ये दो पॉपुलेशन थे, इनके करेक्टरिस्टिक्स पूछे थे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। फिर लोड का वोल्टेरा मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज तक क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आ जाता है स्टेटमेंट, स्टेटिस्टिक्स। फिर लास्ट यूनिट आपका कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम सवाल आते हैं लेकिन ईजी आते हैं, हो जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज विद हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है, डैम्स इन इंडिया, कौन कौन से इश्यूज रिलेटेड है आपके, जो भी जहाँ हमारे इंडिया में कहीं भी किसी भी लोकेशन पर अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स इम्प्लांट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी वजह से आपके कौन कौन सी एनिमल स्पीसीज, फ्लोरा फोना, ठीक है, हमारे पीपल्स अफेक्टेड होते हैं, उनका हैबिटेशन अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। इंडिया में अलग अलग डेम्स है, उनसे क्वेश्चन पूछता है आपका। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, जिससे क्वेश्चन पूछा था आपका प्रीवियस में तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ से रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना इनको। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। और अगर आज के टाइम पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। फिर यूट्रोफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपके इक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, चाहे वो आपका लेंटिको या फिर लोटिको, लोटिको या फिर ओशंस हो, ठीक है। ओशंस में अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो किन की वजह से हो रहा है, कौन कौन सी एल्गीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ओशंस काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें आपके जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट की वजह से यूट्रोफिकेशन नहीं हो सकता, उसके लिए जो लार्ज स्केल पर मास लेवल पर जो भी एल्गीज होती है, ठीक है, वो फॉर्म करती है यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस को, जैसे आपका डाइनोफ्लेजिलेट्स हुए, सारी चीज़ें। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल फील्ड्स, ठीक है। अब हर फील्ड में आपका जो अपनी गवर्नमेंट है वो कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा रही है, जैसे आपके अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, प्रोजेक्ट चीता हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ, ये सारे के सारे कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये सारे आपको देखने हैं। इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी रिसेंट में आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एक टाइम था। अब ये चीज़ ऐसी है जो करंट में है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लो, नहीं तो कोई ज़रूर नहीं है। कई बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि जो ईवीएस का पेपर है, ठीक है, अब इसके करंट के चक्कर में अपना जो स्टेटिक्स होता है, ठीक है, स्टेटिक स्टेटिक पार्ट होता है, एक होता है आपका करंट, अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरह दिमाग लगाने के चक्कर में वो करंट के 2 या 3 क्वेश्चन के चक्कर में अपना स्टेटिक भूल जाते हैं, और अलग अलग टाइप से करंट के रिसोर्सेज ढूंढने लगते हैं। और भाई अगर आप अपना स्टेटिक भी मजबूत कर लोगे, अपना बेसिक्स, तो भी आपका जेआरएफ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
और करंट के चक्कर में बिल्कुल ना इस चीज़ से इतना पीछे हो जाते हो कि अब क्या ही बताऊँ मैं। इसीलिए हमेशा, ठीक है, अपना बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। फिर गृह हुआ, गृह ये भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट्स है, उसके लिए आपका गृह स्कीम है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। फिर आपका SBA रिसेंट स्टडीज़, ठीक है, रिसेंट स्टडीज़ कौन कौन सी हुई है, ये सारी चीज़ें। फिर एनवायरमेंटल डिजास्टर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसेंट स्टडीज़ थी। फिर एनवायरमेंटल डिजास्टर आपका वर्ल्ड लेवल पर, जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ इंडिया में, वैसे आपका चार्नोबिल डिजास्टर हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपका जो मिनीमाटा डिजास्टर हुआ, इनसे रिलेटेड ये कब कब हुए थे, इनमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन सी गैस किन किन चीज़ों के कारण ये चीज़ें हुई है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हैं और SBA की रिसेंट स्टडीज़, जैसे SBA क्या है, ये आपका स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। इसमें अभी क्योंकि आपके दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा था आपका ओपन डिफिकेशन फ्री जोन, ठीक है, उसमें आपको पूछा था कि कौन सा स्टेट आपका पहले हुआ था या बाद में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो रिसेंट में क्या क्या चीज़ें चल रही है करंट में, ये एक बार देख लेना। तो मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक्स, ठीक है, कवर करने की। देखो ये ऐसा वीडियो नहीं है जो एक जैसे वीडियो आता है ना, कहीं आपने देखा होगा यूट्यूब पर ना, यूट्यूब पर तो आजकल बढ़ रखी वीडियोज़ की। तो एक होता है ना कि आपका जो जैसे कोई पेपर है, ठीक है, जैसे समझ लो दिसंबर 2024 वाला साइकिल का जो पेपर होगा, तो उसके थोड़े दिनों पहले, हफ्ते भर पहले आपको एक वीडियो आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको होने चाहिए, ठीक है, इतने तो एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको ये टॉपिक्स बताए, अभी आपके पास लगभग अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, एटलीस्ट लगभग आप मान के चलो कि 70 दिन तो एटलीस्ट है। आप ये पूरा आपका अक्टूबर का महीना है, फिर नवंबर का महीना है और दिसंबर के 15 दिन है, ठीक है, तो 70 to 75 डेज आपके पास इतने हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, आपके टॉपिक्स हैं काफ़ी अच्छे से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और पेपर्स पर। देखिए आपका रिजल्ट बात करें तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, मे बी आज रात को आ जाए, ठीक है, जब भी आए आ जाएगा रिजल्ट, इतना सोचो मत रिजल्ट के बारे में। और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर जिन बच्चों का अगर रह रहा है, ठीक है, जो बॉर्डर पर है वो वेट कर लो एक बार, ठीक है, लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरा नेट नहीं हो रहा या फिर मेरा जेरफ नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो अपना तैयारी शुरू कर दो अच्छे से। और जो मैंने ये टॉपिक्स बताए, ये धीरे धीरे इनको कवर करते चले जाओ, ठीक है, नहीं तो लास्ट में काफ़ी बर्डन हो जाएगा। जैसा कि पेपर का लेवल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को ही पता है क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या गलत है। फिर हम बात करें तो एक तो हो गया आपका UGC, एक हो गया आपका CSIR, ठीक है। और हमेशा आप कोशिश करा करो कि फॉर्म सब भरो, ठीक है, जैसे अभी गेट का फॉर्म है, गेट का फॉर्म चल रहा है, अभी लेट फीस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर जिसने नहीं भरा है तो वो भी भरो प्लीज़, ठीक है, आपकी तैयारी कहीं कभी ख़राब नहीं होगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके काम ही आएगी। अगर इनकेस आपका दिसंबर वाला पेपर आपने दिया और अगर उसमें अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ, तो फिर आपको पूरा वेट करना पड़ेगा आपको जून 2025 तक। तो इसी बीच में आपका गेट का पेपर आता है यार, फरवरी में, ठीक है, तो यही आपके प्रिपरेशन काम आएगी। वहीं पर गेट में ना थोड़ा सा लेवल इंप्रूव होता है, लेकिन गेट के लिए हम अलग से कर लेंगे कुछ, लेकिन एटलीस्ट आप फॉर्म तो भरो, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं अगर गेट का फॉर्म भर देता तो अच्छा रहता। तो ये चीज़ें बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है, इससे अच्छा अपना पहले से रखो फॉर्म भर के, ठीक है, गेट का फॉर्म भरो। CSIR का जब फॉर्म आएगा तो अर्थ साइंस के लिए प्रिपेयर करो और UGC एनवायरमेंटल साइंस सब चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। थोड़ा थोड़ा भी अगर सिलेबस ओवरलैप करता है तो चीज़ें इंटरकनेक्ट करके आसान हो जाती है अपने आप ही, ठीक है, PYQs के थ्रू ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, अपना ध्यान रखो। और ये सारे टॉपिक्स थे मैंने करवा दिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग था, पूछ रहे थे लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप वीडियो लेके आओ प्लीज़, ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है। और स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। इसे ना जेलस होकर ऐसे शेयर करने ना करने की हिम्मत मत, ठीक है, ये काफ़ी काम की वीडियो है, तो एटलीस्ट आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उन तक पहुँचाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।